नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का। 3 राज्यों में बीजेपी की 3 सरकारें शपथ लेने के लिए तैयार है। बीजेपी ने अपने पुराने रतन रिटायर करके 3 नए रतन चुन लिए हैं। ये 3 रतन हैं विष्णु, मोहन और भजन। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद आज राजस्थान में भी सीएम का ऐलान हो गया। चौंकाने की हैट्रिक लगाते हुए बीजेपी ने 5वीं पंक्ति में खड़े भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुना। शर्मा जी सांगनेर से पहली बार चुनाव लड़े थे और पहली बार में ही सीधे सीएम बन गए। ऐसे ही कल एमपी में मोहन यादव को तीसरी लाइन से सेलेक्ट किया गया था और परसों विष्णुदेव साय का चुनाव था। वो तो किसी भी पंक्ति में नहीं खड़े थे। ओवरऑल पॉलिटिकल मैसेज ये है कि ऐसा लोकतांत्रिक चमत्कार सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। ये सारे प्रयोग 24 के चुनाव से पहले हुए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें 24 का समीकरण ना हो? जी हाँ, हर सीएम एक समीकरण है। इन 3 मुख्यमंत्रियों में एक आदिवासी है, दूसरा ओबीसी से है और तीसरा ब्राह्मण है। इसके नीचे जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं उनमें भी जातियों का बैलेंस बनाया गया है। यहाँ तक कि स्पीकर को भी इसी हिसाब से एडजस्ट किया गया है। संदेश ये दिया गया है कि बीजेपी किसी एक जाति या परिवार की पार्टी नहीं, ये सबकी पार्टी है। अब 24 का प्लान भी समझिए। इन तीनों चेहरों से बीजेपी इन 3 राज्यों में न सिर्फ 65 लोकसभा सीटों पर फोकस करेगी, बल्कि इन राज्यों में लगी यूपी, हरियाणा और बिहार की सीटों पर भी असर होगा इसका। एमपी के मोहन यादव यूपी बिहार में काम आएंगे। यही नहीं, मोहन यादव सुल्तानपुर यूपी के दामाद है और कल उनके ससुराल में भी जश्न का माहौल था। राजस्थान के भजन लाल शर्मा एमपी और यूपी के ब्राह्मण वोटों पर असर डालेंगे। विष्णुदेव साय को पार्टी झारखंड और ओडिशा तक ले जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 4 जातियों को खांचा खींचा है, ये सब उसमें भी फिट बैठते हैं और इंडिया अलायंस ने जो जाति जनगणना का हलफ उठा रखा है उसकी काट में भी ये काम आएंगे। हर तरफ एक ही गूंज है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। जब राहुल जी कास्ट सेंसस के बारे में कह चुके हैं तो एक के बाद एक राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो उसी समीकरण के मुताबिक बनते हैं। विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस तरह के वीडियो उनके सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सीता माता जी ने आत्महत्या की। अगर ये वीडियो सही है तो मोहन यादव जी को माफी भी साथ में मांगनी चाहिए। अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना, ये हमारा काम होगा। और मैं उम्मीद करूंगी कि वो जो भी सारे वादे वहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता को किए हैं वो उसको पूरा करेंगे। बीजेपी के 3 रतन विष्णु, मोहन और भजन। अब क्या होगा? राजनीति सामने है। 24 की बरसात भी बीत चुकी है। सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी 3-1 से आगे है। 3-1 महत्वपूर्ण राज्य। हालांकि मैं मिजोरम को डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स जो है केंद्र की राजनीति से प्रभावित होती है, तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों बाद अपना असर दिखा सकती है। और इसीलिए अब हम बात करेंगे तमाम मेहमानों से और आज समझेंगे। मनोज यादव काका जी मेरे साथ हैं। मनोज भाई से समझेंगे कि अब सुल्तानपुर के दामाद मोहन यादव जब आ गए हैं, मोहन यादव मैदान में, तो सुल्तानपुर में क्या होगा। और सुल्तानपुर के एक दूसरे लाल प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ है। प्रेम शुक्ला जी स्वागत है आपका। चरण सिंह सप्रा साहब है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ हैं। एक ही वाजपेयी साहब है, प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। लेकिन आज प्रेम शुक्ला जी अनुमति चाहूंगा। देखिए बहुत शानदार तस्वीर आ रही है, बहुत शानदार तस्वीर आ रही है। भजन लाल जी पूजा करने पहुंचे हैं। मंदिर बताइए कौन सा है ये प्लीज। जरूर जयपुर का होगा। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा दिखाई दे रहे हैं और गणपति बप्पा पूरे देश में। मोती डूंगरी मंदिर है ये, फेमस मोती डूंगरी मंदिर है जयपुर का।
और यहाँ ये कहा जाता है कि जो भी मांगो गणपति बप्पा उसे पूरा करते हैं। वैसे भी सनातन की व्यवस्था है कि आप कोई भी काम शुरू करें उससे पहले गणपति बप्पा की आराधना करना जरूरी होती है। किसी देव को बिठाया जाए उससे पहले भी गणपति बप्पा बिठाए जाते हैं ताकि विघ्न हरता रहे, विघ्न करें। तो भजनलाल शर्मा जी, भजनलाल जी जो है वो खालिस सनातनी है। मोती डूंगरी मंदिर है जहां से भजनलाल शर्मा जी निकलकर फिलहाल जाते हुए, और हफ्ते में 2 बार वो बालाजी की परिक्रमा करते हैं। ये जानकारी भी मुझे लगी है। प्रैक्टिसिंग सनातनी हिंदू है भजनलाल शर्मा जी, और उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि भजनलाल जी जो है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को जैसलमेर से लेके जो आखिरी पॉइंट है किशनगढ़ वहां तक जानते हैं। आप कोटा से इधर से शुरू कर दीजिए और दूसरे तक छोर तक चले जाइए, क्योंकि लंबे समय तक 4 बार वो संगठन के महामंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के। मनोज यादव साहब, अब क्या होगा आपकी यादव पॉलिटिक्स का? क्योंकि मोदी साहब ने एक MY समीकरण दे दिया है, मोदी यादव समीकरण। अब मनोज यादव जी, सुल्तानपुर के दामाद को पहले बधाई तो दे दीजिए। रिश्ते से तो आपके जीजा जी लगे, अगर हम वो पुराना वाला रिश्ता जो हम उत्तर प्रदेश में जोड़ते हैं उसके हिसाब से। नहीं, मैं ये मान सकता हूं कि आप उनको जीजाजी मान सकते हैं, कोई उनको अपना रिश्तेदार मान सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और किसी भी व्यक्ति का अगर भारतीय जनता पार्टी ने चयन किया है तो उसको बहुत बधाई। और यादव मुख्यमंत्री कोई पहली बार नहीं, यादव मुख्यमंत्री इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 2004 से 5 के बीच में मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर को बनाया था। आप जानते हैं, वो तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी थे, उनका क्या हश्र हुआ। तो ये असल में भारतीय जनता पार्टी, दीपक भाई, लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है, बल्कि अपने ही जो स्थापित नेता हैं, कहीं वो नरेंद्र मोदी जी के जो रिकॉर्ड हैं मुख्यमंत्री रहने के और उनके जो रिकॉर्ड है, कहीं उनसे बड़े नेता ना हो जाएं, ये उपाय करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। अरे वो रिकॉर्ड तो तोड़ चुके हैं, रमन सिंह भी तोड़ चुके हैं, शिवराज जी भी तोड़ चुके हैं। भाई मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, 18.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आप सुनेंगे तो सुनिए। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि उसी भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती को भी बनाया था। विनय कटियार कौन थे, जिनके पूरा विमर्श पर भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन चला, सत्तासीन हुई, आज वो कहाँ है? आपको पूछना चाहिए उमा भारती जी के साथ क्या हुआ, कल्याण सिंह के साथ क्या हुआ। असल में जो भारतीय जनता पार्टी है, पूरा देश और पूरे देश के नेता और बहुजन ये जानता है कि अब इस देश को बहुजनों का नहीं बल्कि मोदीमय किया जा रहा है। इसलिए करा जा रहा है कि चूंकि एक व्यक्ति का राज चले, कहीं भी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था न रहे। अब जिन विश्वविद्यालयों में गांधी पढ़ाए जाते थे, डार्विनवाद पढ़ाया जाता था, उन विश्वविद्यालयों में अब मोदी जी की फोटो लग रही है। यूजीसी जो पाठ्यक्रम बनाता था, लोगों को पढ़ने के लिए कहता था, वही यूजीसी कह रहा है कि अब सिर्फ मोदी जी के साथ सेल्फी लो और दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे भूखमरी भरा देश भारत है। जी आपका माइक ठीक कराना है मनोज भाई, आपके माइक में लगातार हम का साउंड आ रहा है। मैं फिर आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं एक बात कह के जाऊंगा। भाई तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी रिश्तेदार हैं, दोनों रिश्तेदार हैं, तो वहां परिवार वाले यादव को ही कुर्सी मिलती है। उत्तर प्रदेश में भी परिवार वाला यादव कुर्सी पाता है, बिहार में भी परिवार वाला यादव कुर्सी पाता है। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला से आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। परिवार वाला यादव, यहां बिना परिवार वाला यादव है, संघ परिवार वाला यादव है। समझिए मनोज यादव जी, 1 मिनट आपका माइक ठीक हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब। जी दीपक जी, सबसे तो पहले मुझे इस बात की प्रसन्नता और इस बात के लिए बधाई दूंगा कि हमारे कुशभवनपुर के दामाद को जो है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सामान्य परिवार का व्यक्ति, बाल्यकाल का स्वयंसेवक, छात्र आंदोलन से आया हुआ व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहा व्यक्ति, 3 बार का विधायक, 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री और अब मुख्यमंत्री पद का, तो एक पूरा जो है 4 दशकों का एक विचार दर्शन के साथ का प्रवास जिस व्यक्ति का रहा है, ऐसे कार्यकर्ता को सुअवसर देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने और नेतृत्व ने किया है। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और इसी तरह का जो है हमारे जो तीनों मुख्यमंत्री हैं, वो सामान्य सारे जो है बाल स्वयंसेवक काल से सारे संगठन के विविध दायित्वों का निर्वाह करने वाले, और जो है सब उसमें से जिसको चयन कर लिया विधायक दल ने, उसके नाम पर सहमति बन जाना और नेतृत्व देना, उसको स्वीकार लिया जाना, यह सिद्ध करता है
कि आप राजनीति में आए हैं, सेवा करेंगे, तो जन सेवा के लिए सुअवसर देने का दायित्व जो है वो स्वयं जो है नेतृत्व स्वीकारता है। ऐसे में जो है मुझे लगता है हर पक्ष के लिए, हर दल के लिए इससे आदर्श ग्रहण करने का जो है सुअवसर है। लेकिन अब जो है जिन दलों में आप कल्पना नहीं कर सकते कि अखिलेश सिंह यादव जो हैं वो शिवपाल जी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई, वहां पुत्र ही जो है वंश का जो चिराग है वही जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, और जिन चाचा ने उनको पाला उन चाचा को भी अपमानित होकर जो है पार्टी से बाहर जाने की स्थिति पैदा हुई, अलग पार्टी बनाने की स्थिति पैदा हुई। इसी तरह से लालू प्रसाद यादव के बहुत सारे, आपको तो याद है रंजन यादव उनके गुरुजी हुआ करते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद देने की बात आई, देवेंद्र प्रसाद यादव, राम लखन यादव, तमाम जो है यादव समाज के बड़े कद्दावर नेता, बड़े विद्वज्जन, बड़े अनुभवी नेता, उन सबको छोड़कर राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों मंत्री बनाए गए। तो एक जगह है कि एक परिवार के बाहर कुछ ना जाने पाए, और एक जगह है कि सामान्य कार्यकर्ता को भी न्याय मिले, उसको भी जो है सत्ता के संचालन का दायित्व मिले। तो दोनों में तो अंतर है। अब उसके बाद भी जो है अगर वंशवाद के चिराग की आराधना करने वाले अगर उसमें छिद्रान्वेषण करते हैं तो उनकी छिद्रान्वेषी वृत्ति जो है उसका भी अभिनंदन है। ठीक है, सीधे चरण सिंह जाफरा साहब के पास चलते हैं। चरण सिंह जाफरा साहब, आपका सबसे बड़ा नैरेटिव 2024 के चुनाव में जाति जनगणना, उसको इस सिलेक्शन के आधार पर मोदी जी ने एक तरह से धता बता दिया है। दूसरा आपका जो सबसे बड़ा नैरेटिव है कि मोदी इकलौते हैं, वही अकेले फैसले लेते हैं। ठीक है, नेता हैं, फैसले लेंगे। अब उससे आगे मैं आऊं, आप बोलते हैं कि देखिए किस तरह से सरकार चल रही है, यहाँ तो महंगाई है, यहाँ बेरोजगारी है। एक मिनट, कुछ नया बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, सुनाता हूं। सभी कार्यकर्ताओं को रहेंगी बजरंग जी, राजस्थान की जनता के लिए बजरंग जी। ठीक है, भजनलाल जी कह रहे थे कि देश की, प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे। मोती डूंगरी मंदिर से निकले हैं। चरण सिंह जाफरा साहब, आपका जवाब। जाति जनगणना मुद्दा फुस हो गया है और भ्रष्टाचार का मुद्दा चिपक गया है, परिवारवाद को कैसे हटा पाएंगे? क्योंकि आपके यहाँ जितने परिवार हैं उतनी ही पार्टियां। जरा भी नहीं। मैं दीपक जी आपको ये कहना चाहूंगा कि जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है वो निश्चित रूप से वो ज्वलंत मुद्दा है और वो मुद्दा जारी रहेगा। ये इस तरह से नहीं होता कि 3 राज्यों के अंदर अगर हमारी सरकार नहीं आई है तो कोई मुद्दा खत्म हो गया है। मुद्दा पूरे देश का है, मुद्दा 3 राज्यों तक का सीमित नहीं था ये मुद्दा। और इन 3 राज्यों में भी अगर आप देखेंगे तो हमने 40% वोट जो है वो हमारा सिक्योर रखा है। और अगर 4 राज्यों के आप मतदान पैटर्न को देखेंगे तो 10 लाख वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा आई है। तो कहने का तात्पर्य छोटे में ये है कि ये मुद्दे जो हैं ये पूरे देश के मुद्दे हैं। और दूसरे मुद्दे भी जो हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसान उत्पीड़न का मुद्दा है, या किसानों की आय दुगनी करने का मुद्दा है, या किसानों को C2 प्लस 50% जो भाजपा की सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है, या फिर दलित उत्पीड़न, आदिवासी उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, ये तमाम सारे मुद्दे जो हैं ये 2024 के भी मुद्दे रहेंगे। ये मुद्दे खाली 3 राज्यों के नहीं हैं, ये मुद्दे पूरे देश के हैं। तो आपके मन में अगर ये है कि ये 3 राज्यों के साथ ये मुद्दे खत्म हो गए, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक राज्य तेलंगाना हमने जीता भी है, और वो भी हम 19 सीटों से लेकर के हम 64-65 सीटों तक गए हैं हम वहां पर। तो ऐसा कतई नहीं है कि 3 राज्यों में आपको 10 लाख वोट ज्यादा मिले जाफरा साहब? मुद्दा ये नई जानकारी है मेरे लिए। आपको कहां 10 लाख वोट ज्यादा मिले इन 3 राज्यों में? 4 राज्यों की अगर आप वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को 10 लाख वोट जो है वो ज्यादा मिले हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से कह रहा हूं। और मैं नेताओं की बड़ी तारीफ करता हूं चरण सिंह जाफरा साहब, और खास तौर से आप जैसे नेताओं की। 4 में से 3 हार गए, फिर भी 10 लाख वोट ज्यादा दिखा रहे। कोई बात नहीं चरण साहब, चलता है, टीवी पे कुछ भी बोला जा सकता है। हाँ ठीक है, नहीं टीवी पे कुछ भी नहीं, आंकड़े हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आंकड़े निकाल के आपको दिखा दूंगा अगर ऐसा है तो। अगर मुझे नहीं पता था कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी नहीं है सर, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी हूं। खैर आप दिखा दीजिए ना मुझे, आंकड़े दिखा दीजिए कहां आपको 10 लाख वोट ज्यादा मिले। फिर ऐसे तो हम भी पढ़े लिखे नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ना है कि इसी पे रहना है? नहीं, दिखा दीजिएगा मुझे 10 लाख वोट कैसे ज्यादा मिले 4 राज्यों में। और जहां तक, हाँ कोई बात नहीं दिखा।
जहां तक आपने कहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा भी यहां पर खत्म हो जाता है या भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस पर आ रहा है, तो कतई ऐसा नहीं। हमने कहा है कि भाई अगर वो साहू जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, अगर उनके यहां से कुछ पैसा पकड़ा गया है तो वो उसका जवाब देंगे, वो उत्तर देंगे उसका कि ये कहां से पैसा आया और क्यों पड़ा हुआ पैसा है, क्या वो लेजिटिमेट पैसा है या इलेजिटिमेट पैसा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो सारी कांग्रेस पार्टी उसके लिए जिम्मेवार है, ये तो देश भी जानता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर आती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यह भी उत्तर देना पड़ेगा, जो कानपुर के अंदर पीयूष जैन के पास में 200 करोड़ के करीब पैसा पकड़ा था, वो पीयूष जैन कहां है। फिर आपको यह भी उत्तर देना पड़ेगा कि कर्नाटका के अंदर विरूपक्षा के घर से जो 10 करोड़ रुपए कैश पकड़ा था तो उसका क्या हुआ, ईडी ने उसके आगे कोई उत्तर नहीं दिया। फिर येडुरप्पा के पास में जो येडुरप्पा के ऊपर केस हुए थे, रेड्डी ब्रदर के ऊपर केस हुए थे, या फिर अडानी की मुंद्रा पोर्ट पर किस तरह से वहां पर ड्रग्स उतरते हैं, कितने ड्रग्स उतरते हैं, 20,000 करोड़ के ड्रग वहां पर पकड़े भी गए थे। ये तमाम सारी बातों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ेगा। ये भी बताना पड़ेगा कि अडानी की टर्नओवर जो है, अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स को पकड़ा किसने था? ने पकड़ा हमारी एजेंसियों ने पकड़ा था, हमारी सरकार ने पकड़ा ना, पकड़ा है हमारी सरकार ने पकड़ा ना, मोदी सरकार ने पकड़ा। कितनी मर्तबा कस्टम तो मोदी सरकार के अधीन है ना, पकड़ा तो मोदी सरकार ने। दीपक जी ये भी तो सुन लीजिए, ये भी तो सुन लीजिए कि उसके बाद क्या हुआ और उससे पहले कितना माल उतरा और उसके बाद कितना माल उतरा, इसका कोई गणित है क्या? प्रेम शुक्ला जी से पूछ लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी गणित बताइए, कितना माल उतरा अडानी के पोर्ट पे, गणित बताइए प्रेम शुक्ला जी। अडानी की जो टर्नओवर है वो 230% कैसे बढ़ गई? आपको ये बताना पड़ेगा कि जयेश शाह की टर्नओवर एक कंपनी में उनकी जो 50,000 थी वो कैसे पहुंच गई, 16,000 टाइम कैसे हो गई, 80 करोड़ कैसे हो गई एक वर्ष के अंदर। तो ऐसे तमाम सारी चीजें जिसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी देखिए, अब 10 लाख वोट ज्यादा मिले आपसे इनको, सप्रा साहब को सलाम करिए पहले। 10 लाख वोट ज्यादा मिले सप्रा साहब को। नहीं, अरे एक औधिक शब्द हिकना, हिकनपन को प्रणाम है, तो हिकनपन को प्रणाम है। कांग्रेस के लोगों का जो ये अपना जो तर्क से जीने की जो अपनी आदत है वो बहुत प्रशंसनीय है। किसी तरह से जो है अपने को जो है प्रसन्न रखने के लिए वो किसी न किसी प्रकार का सूत्र ढूंढ लेते हैं, बहुत प्रशंसनीय है। देखिए अब जो है इनका किस तरह से दोहरा मानदंड होता है कांग्रेस के लोगों का। 350 करोड़ रुपए कांग्रेस के वर्तमान सांसद जो 2 बार चुनाव हारा और 3 बार राज्यसभा भेजा गया, ऐसे सांसद के यहां से 350 करोड़, उससे भी नोटों की गिनती का अंतिम आंकड़ा नहीं आया है, वो उसके लिए वो जिम्मेदार है। और मुंद्रा एयरपोर्ट से, अगर मुंद्रा एयरपोर्ट से पकड़ रहा है ड्रग्स DRI जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, तो उसके लिए जो है सरकार दोषी है, सरकार उसके लिए जो है प्रशंसनीय नहीं है। तो आप कैसे, किस तरह से दोहरा मानदंड? और कौन कह रहा है ये? जिसकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही और सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी गबन के मामले में, भारतीय दंड विधा की धारा 420 के मामले में बेल पर हो, राहुल गांधी बेल पर हो, दामाद जी बेल पर हो, प्रियंका वाड्रा पर 2 करोड़ रुपए का जो है यस बैंक के जो है चेयरमैन राणा कपूर से वसूली करने का प्रयास का आरोप हो, तो उसके बाद भी जो है किस तरह, और उसके बाद अशोक गहलोत के भाई जो है वो खाद घोटाले में संलिप्त पाए जाए, उनके जो है बेटे के पास से प्रवर्तन निदेशालय धन पाए, कमलनाथ का पीए जो है वो 238 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाए। ये सब तो दोष है भाई सरकार का कि 238 करोड़ रुपए उनके पास कैसे निकल गए, आपने पहले क्यों नहीं पकड़ लिया, आज क्यों पकड़ा? इस तरह के तर्क दिए जाने की जो है, आप इसको क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि गिरे फिर भी टांग ऊपर है हमारी। क्या बात कर रहे हैं आप? हम कहां गिरे? हमारी टांग नहीं देख रहे ऊपर है, हम कहां भ्रष्ट है? इतना ही तो पैसा पकड़ा गया, 350 करोड़ रुपए तो पकड़े गए, क्या बात है जी? और कौन, वही जो सांसद है, किस तरह से बेशर्मी कर रहा था सांसद कि 2022 में उनका ट्वीट था कि काला धन कहां से आता है, काला धन क्यों नहीं पकड़ा जाता है, और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो काला धन पकड़ा जाएगा। ये श्रीमान धीरेन्द्र साहू ही जो है वो ट्वीट कर रहे थे। तो कितने पाखंडी है, कितने झूठे हैं, कितने बेशर्म है, कितने बेईमान है, मतलब ये शब्द भी जो है छोटे पड़ जा रहे हैं। ऐसी हरकतें आपकी कांग्रेसियों के पकड़े जाने के बाद भी दिखाई देती है। एक बयान आपने देखा कांग्रेस के श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बयान आया?
श्रीमती सोनिया गांधी कोई बयान आया, ट्वीट बहादुर श्रीमान राहुल गांधी कोई बयान आया, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली अभी जो है प्रियंका वड्रा, उनका कहीं दूर तक बयान देखा। कर्नाटक में अभी एक लड़की के साथ भयंकर जो है दुष्कांड रचा गया है, कोई ट्वीट नहीं, कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये जो दोहरे मानदंड के लोग हैं ये लगातार इसी तरह की बातें करेंगे, लेकिन जनता इनको भली भांति पहचानती है और जनता अपने जनादेश में इनके जो कुकांड हैं उसके बारे में जनादेश सतत दे रही है। ठीक है, साहब प्रसाद संक्षेप में रखिएगा। प्रेम शुक्ला जी आप भी, मनोज भाई आप भी और वाजपेयी जी आप भी। साहब प्रसाद के बाद में इन्होंने दोहरे मापदंड की बात की, उसका उत्तर देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड तो तभी नजर आ गए जब हेमंता बिस्वा शर्मा को ये पानी चोर कहते थे और हेमंता बिस्वा शर्मा को ये मुख्यमंत्री बना देते हैं। शुवेंदु अधिकारी के ऊपर ये कहते थे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, वो इनका लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाता है। नारायण राणे के बारे में ये जब तक कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी थे, अभी सदाचारी हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए। और उसी तरह से अगर आप देखें तो छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, भावना गवली, प्रताप सरनाइक, ये तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने, और अजीत पवार सबसे बड़ा उदाहरण, अजीत पवार जिनके ऊपर आप 2 दिन पहले आरोप लगाते हो कि 70,000 करोड़ का घपला किया है और उसके साथ में सरकार बनाते हो। जो व्यक्ति जेल में रह करके आया है छगन भुजबल, उसको आप मंत्री बनाते हो, तो ये तो आपके दोहरे मापदंड है। अब दीपक जी की एक गलतफहमी मैं क्लियर कर दूं, जो मैंने कहा कि 10 लाख वोट ज्यादा मिला है कांग्रेस को इन 4 राज्यों में 4,90,69,462 वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को 4,81,29,325 वोट मिला है। ये आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन के, देख लीजिएगा आप, तो आपकी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को 10 लाख या 9,90,000 वोट ज्यादा मिले। सर ये तेलंगाना का बता रहे हैं, 4 राज्यों का बता रहे हैं, 4 राज्यों का पक्का, 4 राज्यों का। ठीक है, मैं अपने डाटा एनालिटिक्स को बोलता हूं। प्रेम शुक्ला जी आप भी निकालिए ना, 10 लाख कहां मिलेगा ज्यादा, कैसे मिले ज्यादा? ठीक है कोई बात नहीं। अखिल जी थोड़ा जो है पिछले, अब देखिए पिछली बार हमको 1,56,00,000 वोट मिले मध्य प्रदेश में, 1,55,00,000 वोट मिले, तो उन्होंने कमलनाथ की सरकार थोड़े बनाई थी भाई। ये हम लोग जब जिस जमाने में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती थी तो हम लोग कहते थे कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ गया, तो अब इनको भी यही कहना वोट प्रतिशत बढ़ गया, वोटों की संख्या बढ़ गई। तर्क देने की के अलावा क्या है भाई? अब तीनों राज्यों में अभी ऐसे ही जो है हमेशा बताते हैं कि हमको 10 करोड़ वोट तो लोकसभा मिले हैं, 54 सीट मिली है, तो ठीक है, ऐसे वोट बढ़ाते रहिए, चुनाव हारते रहिए। बता दिए राज्य दर राज्य के भी, मैं आपके फिगर पे कहां कह रहा हूं कि आप गलत फिगर बता दूं जी? मैं नहीं हाँ बता दीजिए, आपको मध्य प्रदेश में ज्यादा मिला होगा, बता दूं कांग्रेस, हाँ बता दीजिए मध्य प्रदेश में हमसे ज्यादा मिला होगा, हाँ बता दीजिए तेलंगाना बता दीजिए, खाली मध्य प्रदेश नहीं, मैं 4 राज्यों की बात मैंने करी है, मैं 4 नहीं, अलग अलग भी बता दीजिए, बाइफरकेट करके बता दीजिए, आपकी इच्छा हो तो उतना भी अवसर। हाँ अलग अलग बता देता हूं, अवसर तो दीपक जी देंगे। मिजोरम का भी गिन के बता दीजिए। नहीं अरविंद जी, मैं तो दीपक जी से ही आग्रह कर रहा हूं, मेरी गलती होगी तो मैं दुरुस्त करूंगा। अरे सुन लीजिए ना। हाँ, 66 छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 66,02,586, भारतीय जनता पार्टी को 72,34,968, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को 92,35,792, बीजेपी को 32,57,511, राजस्थान में कांग्रेस को 1,56,66,731, बीजेपी को 1,65,23,568, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 1,75,64,353, भाजपा को 2,11,13,278। इसका टोटल करें तो 9,90,000 वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिला हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो चरण सिंह साहब, 9,90,000 वोट की आपको बहुत बहुत बधाई हो। नहीं बधाई तो हम ले ही रहे ना आपसे, भाई जनता ने वोट दिया है, ये कोई हमने मैन्युफैक्चर तो किया नहीं है। सही बात। एक चीज, एक आंकड़ा हमने आपको बता दिया है।
ठीक बात। मैं वाजपेयी साहब के पास चलता हूँ। अब वाजपेयी साहब 10 सेकंड देंगे, लीजिए, एक 10 सेकंड दे दीजिए, एक 10 सेकंड। अब इसी आंकड़े के आधार पर इनका जो है, जो राज्य के पास, राजस्थान पिछली बार हमसे ज्यादा वोट मिले थे, हमसे कम हो गए, पीछे हट गए। छत्तीसगढ़ पिछली बार हमसे ज्यादा मिले थे, फिर घट गए। और पिछली बार मध्य प्रदेश हमको ज्यादा मिले ही थे, उसमें भयंकर पीछे हट गए, इनके 1.5 हमको वोट मिले। तो ठीक है, ये सिर्फ तेलंगाना, जहां भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 1 सीट मिली थी, वहां हमको 8 सीट मिले। और आप झूठ बोल रहे हो, 1.5 काम मिले आपको मध्य प्रदेश के अंदर। देख लीजिए ना, मध्य प्रदेश 1.5 मिले। 1 करोड़ 75 लाख हमारे, देख लीजिए 1 करोड़ 75 लाख हमारा है, आपका 2 करोड़ 11 लाख है भाई। हाँ, 1.5 गुना हो गया क्या? कितना? 40 लाख का अंतर आ गया। 40 लाख क्या? 40 लाख का अंतर है कि नहीं है भाई? 1.5 गुना का 40 लाख का अंतर हो गया ना। अरे 1.5 गुना 40 आगे बढ़ गए ना। अरे 1 से 40 बढ़ गए। पिछली बार 1 लाख से आगे थे, इस बार 40 लाख 40 गुना बढ़ गए। अरे क्या बात कर रहे हैं? 1.5 गुना। पिछली बार सिर्फ 1 लाख आगे थे, इस बार 40 लाख आगे हो गए। अरे गणित में फेल हुए थे ना, देखिए ना, 1.5 गुना नहीं हुआ ना। पिछली बार 1 लाख आगे थे, इस बार 40 लाख आगे हो गए। लीजिए, 40 गुना हुआ। अरे 40 गुना हुआ, मैंने कब बताया था? कुछ भी जो आया मुंह में बोलते हुए निकल जाने का। 40 लाख। अरे अभी आगे बढ़ना है। जो वादे किए मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, वो पूरे करने हैं। 400 रुपए का गैस सिलेंडर देना है आपको। अब यही जो भी हो, अरे जिसको जितने वोट मिले हो, मैंने वाकई काउंट नहीं किया थे, जिसको जितने वोट मिले। पर मैं एक बात बता दूं, मैं बता दूं एक बात, चरण सिंह साहब, प्रताप, प्रेम शुक्ला जी, मनोज यादव काका साहब, वाजपेयी साहब, जो भी है, मुझे मजा आ रहा है इस डिबेट में, तो जनता को भी मजा आ रहा होगा। ऐसे ही 2024 तक हमने भी एक छोटी दुकान खोल रखी है, चरण सिंह साहब प्रताप की मोहब्बत की दुकान है, तो हमारी भी एक छोटी सी दुकान है, हमारी ताल ठोक के, और कसम संविधान की चलाते रहते हैं। अब मनोज यादव जी बताइए, अब कैसे निपटेंगे इस मोदी यादव समीकरण से? आपको ये, आपके यहाँ यादव परिवार के ही चिराग जो है बड़े पदों पर क्यों पहुंचते हैं, बाकी क्यों नहीं पहुंच पाते, ये भी समझाइए मनोज यादव काका। मैं चाहता हूं हमारे यादव भाई, काका भाई जो है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मेरी इच्छा है भाई, मित्र हैं आप मेरे। नहीं दीपक जी, आपकी शुभकामनाओं और सत्कामनाओं को तो मैं समझ ही सकता हूं, बखूबी समझ रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति आपसे संवाद कर रहा है, मैं एक गरीब मजदूर किसान का बेटा हूं, आप ये समझ रहे होंगे। गरीब मजदूर किसान का बेटा हूं और आपसे संवाद कर रहा हूं, और जिस समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी फूलन देवी को तो आप जानते ही होंगे। उनका इलेक्शन पहला मैं नहीं कवर किया, सामंतों ने जब वो जीती मिर्जापुर भदोही से, तो मैं नहीं कवर किया था उसको भी न्याय देने का काम। पहला इंटरव्यू मैं नहीं किया था उनका। अब दीपक भाई सुनिए, तो अब आप सुन नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आपको ये बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरह मनोनीत नहीं होता है, निर्वाचित होता है, निर्वाचन होता है। देश भर से आए गए डेलीगेट्स चुनते हैं। जिस दिन देश भर से आए गए डेलीगेट्सों ने प्रांतीय अध्यक्ष को नरेश पटेल जी को चुना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव जी को चुना, उससे पहले नेताजी थे। तो जिसको अगर आपको भी हमारे डेलीगेट्स चुन लेंगे तो हम लोग आपको भी बना देंगे। मैं 1 मिनट के लिए मनोज जी आपको रोकूंगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए रोकूंगा, माफ कीजिए, बार-बार आपके मामले में आ रहा है। एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आ रही है। मोहन यादव इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो एक शिखर नेताओं में से एक है, अब पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके हैं। उनकी पत्नी नीना वर्मा सांसद है, विक्रम वर्मा जी के घर पर इस वक्त मौजूद हैं, और विक्रम वर्मा जी उनको बधाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है, विक्रम वर्मा जी भी खड़े हुए हैं, नीना वर्मा जी भी खड़ी हुई हैं, उनकी पत्नी है, धार से विधायक हैं। ये तस्वीरें देखिए, और ये देखिए गोपाल भार्गव के साथ, गोपाल भार्गव कद्दावर नेता मध्य प्रदेश के, और यहाँ पर आप डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं, और बुके देने का सिलसिला, मुस्कुराहट, किलकिलाहट। अब बताइए साहब, सुल्तानपुर के इस दामाद के बारे में क्या बोलेंगे यादव साहब, और अपनी बात भी कंप्लीट करिए। नहीं देखिए दीपक भाई, मैं आपको चौरसिया साहब कहूं तो बुरा लगेगा। मेरा नाम मनोज काका है, मनोज यादव काका है। मेरे अगर उपनाम, पर मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप बोलिए मुझे चौरसिया साहब भाई, मुझे तो फक्र है कि मैं पनवाड़ी हूँ। दीपक मैं देखिए, हम लोग जाति पे फक्र, चूंकि जाति का चयन, जाति भाई पार्टी बना ली आपने, जाति भाई पार्टी बना ली, और कह रहे जाति मत बोलिए। हम लोग अपने
हम लोग अपने संवैधानिक मूल्यों पर, ईमान पर और ईमानदारी पर जरूर फक्र करते हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का, आप ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खा गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ मुख्यमंत्री जी के लोगों के भीसी के तौर पर चयन होता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कई ओबीसी और दलित नेताओं को हाशिए पे लगा दिया। तो सिर्फ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व दे करके किसी भी समाज का और किसी भी वर्ग का भला नहीं हो जाता। ये आप भी बखूबी समझते हैं, वो कह नहीं पाएंगे। आप उतना कहने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता है। आप बोलिए क्या कहना है, मैं वही कहूंगा मनोज भाई। आज आप मुझे सिखा दीजिए, आप जो बोलेंगे वही कहूंगा। आप जो बोलेंगे वही कहूंगा। आज आपका दिन है मनोज भाई। मुझे पूरा सुनने का तो कम से कम दीपक जी प्रिय दीपक भाई आप सुनिए तो। और प्रेम शुक्ला भी बखूबी समझ रहे हैं कि उनकी क्या हालात है। वो बखूबी समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ 2 व्यक्तियों की पार्टी है और पूरी पार्टी में किसी का कुछ नहीं है। और वो दूसरे ओबीसी और दलित नेताओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके में जो दलित और ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं उनको ठिकाने लगाया जा रहा है कि चुप रहो, जो हम कहेंगे वही गुलामी करो, तभी जय जयकार होगी। इसका सीधा जवाब यह है। और समाजवादी पार्टी एक जात की राजनीति नहीं करती, बहुजनों की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी तो पूछ रही है कि इस देश के न्याय व्यवस्था में 650 सांसदों में 590 सिर्फ सवर्ण जाति के कैसे हो गए। समाजवादी पार्टी तो यह सवाल कर रही है कि देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ये सिर्फ एक ही 2 जाति के लोग क्यों हैं। समाजवादी पार्टी यह सवाल कर रही है कि बीजेपी समर्थित जो प्रोफेसर हैं। अरे मुझे एक बात बताइए, जब समाज आप बहुत बोल रही है मनोज भाई, मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइए। जब मुलायम सिंह या अखिलेश जी की सरकार थी तो सभी सीओ यादव क्यों होते थे, ये बताइए मुझे। जी ज्यादातर 80-90% सीओ यादव ही होते थे। यादव ही पुलिस में भर्ती पाते थे। आप यार दीपक सवाल का दीपक भाई जवाब सुन लीजिए। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनसे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सदन में मांगा कि आप दिखा दो कि 46 में 56 वैसे होता नहीं है। अब जिन लोगों का मानसिक और गणितीय हिसाब ठीक होगा वो 46 में 56 तो हो नहीं पाएगा। आज तक नहीं। ये आप ही जैसे नहीं, कुछ संस्थान हैं जो बीजेपी पोषित है, वो प्रोपोगेंडा चलाते हैं। कहीं कोई यादव नहीं था। हम दलित, पिछड़े और बहुजनवादी और जो मानवतावादी समाज, आप तो कह रहे यादव बोलना ही नहीं चाहिए। चौरसिया बोलो ही मत। क्या मनोज भाई डिरेल कर जाते हैं आप मुझे चौरसिया ही बोलना, दीपक मत बोला। मैंने डिरेल करा? आपने जब यादव जी बोला तो मैंने बोला। अब आपको लग क्यों रही है? आप मुझे कुछ नहीं लग रही है भैया। प्रयोग करेंगे उसी तरह की। चलो अब रिपीट कर रहे हैं ना दीपक भाई, अब रिपीट कर रहे हैं आप। मैं इस बातचीत को अब एक वाजपेयी साहब के साथ ले चलता हूं। वाजपेयी जी देखिए, मोदी यादव समीकरण अब क्या होगा बताइए। बिहार में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा? देखिए दीपक जी, समझदार को इशारा काफी और ना समझ को समझ नहीं आती है। दीवार पे लिखी हुई तस्वीर देख नहीं रही इन लोगों को। जमीन खिसक गई, सारी जमीन खींच ली मोदी ने। ये इनको नजर नहीं आ रही। नारों से काम चलने वाला नहीं है। ता जिंदगी यादव एक परिवार से बनते रहे। बिल्कुल सही आपने कहा। ता जिंदगी बिहार में एक परिवार से बनते रहे यादव और उनकी पत्नी बन गई। अब ये बाहर का यादव क्यों बनाया गया है ये सोचते रहे। और खाली ये यादव का मामला नहीं है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेके चलना है। खाली नारा नहीं है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आदिवासी भी है, अपर कास्ट भी है, ओबीसी भी है, महिला भी है। सब तरह का कॉम्बिनेशन करा के एक बुके बना के एग्जीक्यूट कर दिया। अब आप कहते रहो कि जातिगत जनगणना कराओ, जातिगत जनगणना कराओ, इससे क्या होगा? यही सामाजिक न्याय असली एग्जीक्यूट है। नीतीश बाबू की तरह नहीं कि 30 साल हो गए लालू यादव और नीतीश को बिहार में, अब फिर ये उनको ध्यान आ गया कि जातिगत जनगणना करा रही है। 30 साल राज करने के बाद बिहार को कह रहे हैं जी आज भी बीमारी रिवाज है जी, आज भी हमको स्पेशल स्टेटस दे दो। तो अब वो समय चलने वाला नहीं है। आप जो है आपको करके दिखाना होगा। यही बात हम बार बार कहते हैं कि जाति की जनगणना की जो बात करते हैं, रामविलास पासवान जी भी करते थे, हम लोग भी नारे लगाते थे। लेकिन अब समय आ गया कि हिस्सेदारी कौन देगा। मंडल में उस वक्त बताइए कौन सी जातिगत जनगणना करवाई थी हम लोगों ने? रामविलास पासवान जी थे, शरद यादव थे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। जो डाटा अवेलेबल था उसको लागू कर दिया। तो किसने रोका था इनको लागू करने के लिए? लेकिन नीयत नहीं थी, सिर्फ नारा लगाओ और उसके बाद वोट ले लो।
तो अब वो चलेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी ने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है। राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, तो ये सारी चीजें। और देखो पीछे क्या किया उन्होंने, वो आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से 13,000 करोड़ रुपए अलग से एलोकेट कर दिए। ये गरीब गुरबा, लोहार, मोची, धोबी, नाई, इनको अगर कारोबार खोलना है उसके लिए अलग से फंड बना दिया 21,000 करोड़ का। ये कौन करेगा? किसने किया? दे एग्जाम्पल कि हमने किया है, जनता को दिखाइए। जनता महसूस कर रही है, जनता देख रही है, और इसीलिए जनता 48% वोट देती है। अभी इन्होंने तोड़ निकाली है, दीपक जी बड़ा सीरियस मामला है, इन्होंने तोड़ निकाली कि इकट्ठा हो जाओ तब मोदी को आप हरा सकते हो। तो मोदी जी और बीजेपी भी राजनीतिक पार्टी है, वो भी 50-100 साल से कर रहे हैं काम यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि टारगेट फिक्स कर दिया और अपने एक एक वर्कर को कह दिया कि 60% वोट चाहिए, और वो ला के दिखाए उन्होंने। 2019 के चुनाव में 243 सीटों पे 63% वोट लेके आए हैं। तो वो फार्मूला भी इनका नहीं चलने वाला। पहली बात तो कहीं बना नहीं है, और बन भी जाए तो वो फेल है। तो बड़े-बड़े आगे चल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, फिर डिम्पल यादव, फिर शिवपाल यादव, फिर रामगोपाल यादव, फिर अक्षय यादव, फिर प्रतीक यादव, फिर धर्मेंद्र यादव। ये एक परिवार हो गया। अब अगले पे चलिए, लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, साधु यादव, सुभाष यादव, और कोई यादव एक खाली हमारे मनोज यादव। कक्का में बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, क्या कहेंगे यादव जी? देखिए, फिर चौरसिया जी, मैं आपको यही जवाब दूंगा कि आपको बिहार के जिस परिवार का आपने नाम लिया, उस परिवार के संघर्ष के बारे में भी देखना होगा। लालू यादव जी, आपको जब इतने सारे सवाल पूछना चाहिए तो आपको पूछना चाहिए कि जय शाह कौन है, आपको पूछना चाहिए कि पंकज सिंह कौन है, आपको पूछना चाहिए कि अनुराग ठाकुर कौन है। ये सब सवाल भी आपको भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहिए। और जिस लालू यादव पे आप कह रहे हैं, भगवतिया देवी का नाम आपने सुना होगा, पत्थर तोड़ने वाली थी, उसको भी देश की सदन में अगर किसी ने भेजा तो उसी लालू यादव जी ने भेजा, और मनोज झा को जैसे विद्वान को भी भेजा। समाजवादी पार्टी में आप बात करेंगे तो जब हमारी सरकार थी, 20-20 सामान्य घरों से निकले हुए राजपाल कश्यप से लेकर के, और ऐसे लोग भी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के बंसी बौद्ध का नाम आपने सुना होगा कि उनकी झोपड़ी थी और हमारी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो अखिलेश यादव का जो विमर्श है वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सांस्कृतिक, शासकीय, सामाजिक, आर्थिक, सब तरह के हक और भागीदारी वाइंड अप करना पड़ेगा। मनोज भाई, मैं एक डिबेट और रखूंगा जिसमें मनोज यादव काका जी होंगे। सवाल यही पूछा जाएगा बीजेपी से कि अनुराग ठाकुर पे क्या कहना है, पंकज सिंह पे क्या कहना है, पंकजा मुंडे पे क्या कहना है, और थोड़े नाम मुझे याद आ रहे, गिरा दूं वो भी।